हेलो दोस्तों, नई कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह सत्य घटना पर आधारित है और इस कहानी को मेरी एक सहेली जो कि मुंबई में रहती है मुझे भेजा है ताकि मैं उसकी आप बीती कहानी को आपके साथ शेयर कर सकूँ। इस कहानी के ज़रिए वह आप सब लोगों की राय अपनी कहानी के लिए मांगना चाहती है। यह कहानी बहुत ही दुख और मार्मिक है और साथ ही इस कहानी के ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि औरतों को किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज़ है जिसका फ़ायदा हर इंसान उठाना चाहता है। तो चलिए फिर आज की इस कहानी को इस बहन की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हमारे समाज में 15 साल की उम्र को बहुत ही कम समझा जाता है, लेकिन मैंने इतनी कम उम्र में ही 35 साल की औरत का एक्सपीरियंस पा लिया था। जब भी आधी रात को मेरी आंखें खुलती, मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं पाती और पसीने से पूरी तरह भीग जाती और फिर अगली सारी रातें काटनी मुश्किल हो जाती। 15 साल की उम्र में ही मैंने अपने दिमाग को पूरी तरह बर्बाद कर लिया था। मेरे दिमाग में इतने गंदे ख्याल आते थे जो मुझ जैसी जवान लड़की के लिए अच्छे नहीं होते। हमारा घर बहुत छोटा था, सिर्फ एक ही कमरा था। एक चारपाई पर पापा और मम्मी सोते थे और दूसरी चारपाई पर मैं और मेरी बहन, जिसकी उम्र लगभग मुझसे 6 साल छोटी थी, इसलिए वह इन सब बातों को कम ही समझती थी। आधी रात को जब भी मैं अपने मम्मी पापा की बातें सुनती, सुनकर मेरी सांसें और कान दोनों गर्म हो जाते थे। मैं बेशर्मी से उनकी बातें सुनती रहती थी और मेरा शरीर थर थर काँपता रहता था। एक मन करता था कि मैं उठकर अपने मम्मी पापा को बताऊं कि मैं जगी हूँ, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं माँ के सामने इस तरह की बातें करूँ। इसलिए मैं अपनी आंखें बंद करती और चुपचाप सोने का नाटक करती। कभी मैं उनकी बातें सुनती तो कभी अपनी आंखें खोलकर अपने मम्मी पापा को देख लेती, जिससे मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाती थी और मन करता कि मैं उठ जाऊं और मम्मी पापा से कहूं कि बस करिए, मेरे लिए अब सब्र करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मन ही मन ये सोचती ही रह जाती। हमारे घर की हालात भी कुछ अच्छी नहीं थी। आर्थिक समस्याएं बहुत थी। ऊपर से हर रात मेरी ये बेचैनी और बेसब्री अपने माँ बाप को इस हालत में देखकर मैं अंदर ही अंदर अब जलने लगी थी और दिल चाहता था कि मुझे कोई आदमी मिले और मैं उस आदमी का हाथ थामकर इस घर से कहीं दूर भाग जाऊं और जो मेरे अरमान मचल रहे हैं उन्हें पूरा करूं। लेकिन ऐसा होना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई इस तरह का आदमी ही नहीं था। और फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस घर से बाहर निकलकर अपनी किस्मत बनाऊंगी और किसी आदमी का हाथ थामकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगी और इस बंद कमरे की घुटन से राहत मिलेगी। अब मैं और ज़्यादा तड़पते हुए इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। बिना किसी कारण के ऐसे तो मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं नौकरी करूं। इसलिए अपने माँ बाप से मैंने कहा कि मैं बाहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। इस पर मेरे मम्मी पापा हंसने लगे और कहने लगे, अपनी पढ़ाई देखी है तुमने? कौन देगा नौकरी? यहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग दिन रात जूते खींचते हैं, तब जाकर नौकरी मिलती है। पापा की ये बात मेरे जज्बातों पर एक ज़ोरदार चांटा थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से से पापा को कह दिया कि देखना, एक दिन मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें नौकरी ढूंढ कर दिखाऊंगी और इस घर से कहीं दूर चली जाऊंगी। इस पर पापा मम्मी बहुत गुस्सा हुए और मेरी बहुत पिटाई लगाई, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही। तब पापा कहने लगे, ठीक है, तुम्हें जो चाहे करना है करो, जो शौक़ पूरे करने हैं करो, लेकिन अगर 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो तुम इस घर में आने के बाद इस घर की चौखट को पार करने के लिए कभी दोबारा नहीं बोलोगी। पापा की बात मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, इसलिए मैं अगले ही दिन नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मेरे मम्मी पापा तो नौकरी के लिए राज़ी ही नहीं थे। मेरे पापा तो रात भर मेरी माँ को परेशान करते थे और मेरी माँ इन सब परेशानियों को झेल कर काफ़ी देर तक सोई रहती थी और फिर थके बदन से उठकर घर के कामों में बिजी हो जाती। मेरी माँ के पास करने के लिए कोई खास काम नहीं था। मेरा बाप रात को शराब पी कर आता और मेरी माँ को पकड़कर अपनी ज़रूरतें पूरी करता और वह जुल्मों को सहती और सुबह शर्म के मारे हम लोगों से मुंह छुपाए फिरती। उन्हें इतनी समझ थी कि मैं जवान हो चुकी हूँ और सारी बातों को समझती हूँ, इसलिए पूरा दिन वह अपना चेहरा बस ढक कर ही रखती थी, यहाँ तक कि मुझसे नजरें भी चुराती थी। इसलिए इन्हीं सब बातों से तंग आकर मैंने बाहर नौकरी करने का फैसला किया था। लेकिन अब मेरे लिए मुश्किल यह थी कि मैं नौकरी कहाँ जाकर ढूंढूं, किससे बात करूं। इसलिए मैं घर से बाहर निकली और एक रिक्शे वाले को कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हों और मुझे कोई नौकरी मिल सके। मेरे पास जो भी पैसे थे सारे के सारे मैंने रिक्शे वाले को दे दिए। रिक्शे वाले ने मुझे एक फैक्ट्री के आगे पहुँचा कर कहा कि यहाँ पर रोज़ नई लड़कियाँ भर्ती होती हैं, तुम चाहो तो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा सकती हो। मैंने रिक्शा वाले को शुक्रिया कहा और फैक्ट्री के अंदर चली गई। लेकिन पता चला वहाँ पर सिर्फ ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को ही नौकरी पर रखा जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं घर पर पापा से बहुत बड़ी बड़ी बातें कहकर आई थी। लेकिन बाहर निकलने पर पता चला कि नौकरी कितनी मुश्किल है। लेकिन तभी मुझे वहाँ एक लड़की दिखाई दी जो कि हमारे पड़ोस में ही रहा करती थी। शायद वह फैक्ट्री में काम करती थी। मैंने उसे नौकरी के बारे में बात की। वह लड़की मुझे रिसेप्शन पर लेकर गई। रिसेप्शन वाली लड़की ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने उससे कहा कि मुझे एक बार मालिक से मिलवा दो, मैं उन्हें अपनी कुछ मजबूरियां बताऊंगी तो शायद वह मुझे नौकरी पर रख लेंगे। लड़की कहने लगी, हमारे साहब ऐसे किसी से नहीं मिल लेते। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस लड़की को मुझ पर तरस भी नहीं आ रहा था। मैं रोती हुई आंखों से फैक्ट्री से बाहर आ गई। लेकिन तभी देखा एक बड़ी सी गाड़ी रुकी और उसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी कोट पैंट पहने निकला। मैंने मन ही मन सोचा, शायद यही इस फैक्ट्री का मालिक हो। देखने में वह लगभग 55 साल की उम्र का था। मेरे पापा से बस कुछ ही साल बड़ा होगा। उसे देखते ही मुझे अपने पापा की सारी बातें याद आ गई जो वे मम्मी के साथ किया करते थे। इस उम्र के लोगों में इस तरह के जज्बात कुछ ज़्यादा ही उमड़ते हैं। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे अपने सीने से पल्लू हटा दिया और अपने आंसू पोंछे, चेहरे को थोड़ा सा ठीक किया और उस मालिक के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे नौकरी पाने के लिए कुछ भी करना था और साथ ही मुझे किसी का साथ भी चाहिए था। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, सर मुझे आपसे बात करनी है। इतने में उस आदमी ने गार्ड की तरफ देखा। तब गार्ड ने बताया कि यह लड़की काफ़ी देर से यहाँ खड़ी है और अंदर भी गई थी, शायद इसे नौकरी की तलाश है। उस आदमी ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन शायद वह मेरी सुंदरता को अनदेखा न कर सका और मुझे सर से पांव तक देखने के बाद मुझे पीछे चलने का इशारा किया। मैं भी बेचैनी से उसके पीछे पीछे फैक्ट्री की ओर चल पड़ी और जैसे ही फैक्ट्री के अंदर पहुंचे, रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुझे बड़े ध्यान से देखा। शायद वह देख रही थी कि मैं अंदर से किस हालत में गई थी और वापस किस हालत में अंदर लौटी थी। मैंने मुस्कुराकर उसे लड़की को देखा और ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने कामयाबी की पहली सीढ़ी हासिल कर ली हो। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यह मेरी पहली कामयाबी की सीढ़ी मेरी ज़िंदगी की बर्बादी का कारण बन जाएगी। उसके बाद उस आदमी ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और सामने चेयर पर बैठने के लिए कहा और कहने लगा, अपनी फ़ाइल दिखाओ, पता तो चले तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तभी यह नौकरी मिल सकती है। लेकिन मेरे पास तो कोई डिग्री ही नहीं थी। मैं क्या डिग्री दिखाती? मैंने धीमे से कहा, सर मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है, मैं तो अभी पढ़ाई ही कर रही थी, लेकिन मुझे नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। उसने मुझे फिर से एक बार सर से पाँव तक देखा और फिर खड़ा होकर मेरी साइड वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। कहने लगा, ऐसे तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकती। वह मेरी कुर्सी की तरफ थोड़ा सा और झुका हुआ था। मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। फिर मैंने डरते डरते कहा कि मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। वह थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा, नौकरी तो तुम्हें मिल सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत और लगन से काम करना होगा। मैं हैरानी से उसे आदमी की तरफ देखने लगी। न जाने वह मुझे कौन सी नौकरी के लिए ऑफ़र कर रहा था, क्योंकि वह पहले ही कह चुका था कि यहाँ पढ़ी लिखी लड़कियों की ज़रूरत है। तो अब मुझे वह कौन सी नौकरी देना चाहता था? पहले तो मुझे नौकरी बहुत आसान लगा करती थी, लेकिन जब मैंने बाहर की दुनिया देखी तब मुझे पता चला कि एक नौकरी पाना कितना मुश्किल होता है। मैंने कहा, सर मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, फिर आप मुझे कौन सा काम देंगे? तब उसने धीरे से मेरे बालों को मेरे कान के पीछे किया और मेरी गर्दन पर उंगली फिराते हुए बोला कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट रख सकता हूँ। इस नौकरी के लिए तुम्हें हर वक्त मेरे पास खड़ा रहना पड़ेगा और जहाँ मैं जाऊँगा तो वहाँ मेरे साथ जाना होगा। उसकी निगाहें मुझे कुछ अजीब ही तरह से घूर रही थी। पहली बार कोई मर्द मेरे इतने करीब था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। मेरे अंदर अजीब से जज्बात मचल रहे थे। मुझे अपने पापा मम्मी की बातें याद आ रही थी। मैं शर्म से लाल हो गई और गर्दन झुका दी, लेकिन मुझे ये नौकरी हर हाल में चाहिए थी। इसलिए मैंने अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहा, जी सर मुझे मंजूर है। तब उस आदमी ने कहा कि ठीक है, तो तुम आज से ही अपनी नौकरी शुरू कर दो, तुम्हें मेरे साथ पूरा दिन रहना होगा। मैंने पूछा, मेरा काम क्या होगा? इतना सुनते ही वह आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे कोट के बटन खोलो। मैं उसकी बात सुनकर एकदम से चौंक गई। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी नौकरी शुरू हो गई है, कोट के बटन खोलो और मेरे कोट को उतार कर वहाँ हैंगर पर टांग दो और साथ ही अपने दुपट्टे को भी वहाँ हैंगर पर टांग दो। फिर से मुस्कुराकर बोला, बस तुम्हारी यही नौकरी है। मैंने उसके कोट को और अपने दुपट्टे को हैंगर पर टांग दिया और मन ही मन सोचने लगी कि बड़ी ही अजीबोगरीब नौकरी है, लेकिन दूसरी तरफ मन ही मन खुश थी कि कोई मुश्किल काम भी नहीं है। इस काम के लिए उसने मुझे अच्छी खासी सैलरी भी बताई थी। उसके बाद उसने मुझे बैठने को कहा और अपने कामों में बिज़ी हो गया। लगभग 1 बजे के आसपास उसने मुझसे कहा कि मेरा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी नौकरी भी ख़त्म हो चुकी है। तुम भी अपने घर जाओ और कल फिर इसी वक्त फिर से काम पर आ जाना।
मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि अभी 1 ही बजा था और मेरी छुट्टी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपना हुलिया ठीक किया और घर पहुंच गई। घर जाकर मैंने पापा को बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है। वह बड़ी हैरानी से कहने लगे, ऐसे कैसे नौकरी मिल गई? तब मैंने बताया कि मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिली है। तब जाकर उन्हें यकीन आया। कहने लगे, ठीक है, अब तुम्हें जो भी नौकरी के बदले पैसे मिलेंगे सीधा मेरे हाथ में लाकर रखोगी। इतना सुनना था कि मुझे ज़ोर से गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे नौकरी करके अपनी किस्मत चमकानी थी। पापा मेरी नौकरी से बहुत खुश थे। उसके बाद वह घर से निकल गए और शाम को लौटे तो नशे में थे और उनके हाथ में मिठाई भी थी। हम सबको मिठाई खिलाई। अब रात होने वाली थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और आकर अपनी चारपाई पर मुंह ढककर लेट गई। मेरी बहन भी सो चुकी थी और मुझे इंतज़ार था फिर से आधी रात का। उसके बाद पापा अपनी चारपाई पर आए और मम्मी को फिर से पकड़ लिया और वही बातें करने लगे। मैं कान लगाकर मम्मी की बातें सुन रही थी। मम्मी फिर से उनसे वही बातें कर रही थी और उनसे माफ़ी भी मांग रही थी। पापा मम्मी को पूरी रात परेशान कर रहे थे और मम्मी इस परेशानी को हर रात झेलती थी। लेकिन मैं चुप चुप कर उन दोनों की बातें सुनती थी और उनको कभी कभी छुप छुप कर देखा भी करती थी। मुझे एक आदत सी लग गई थी। उन लोगों की बातें सुनते ही मेरे शरीर में करंट सा दौड़ जाता था। अगले दिन मैं सुबह उठी और फिर से फैक्ट्री चली गई। मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद ही मालिक भी ऑफिस आ गए, लेकिन आज वे बहुत ही बेचैन थे। उन्होंने आते ही कहा कि आज हमें अपनी दूसरी फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए शहर से बाहर जाना होगा और तुम्हें भी साथ चलना होगा। मैं मालिक की बात सुनकर घबरा गई, क्योंकि आज से पहले मैं शहर से बाहर कभी नहीं गई थी। लेकिन मेरी नौकरी थी, मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने हैंगर पर लटका दुपट्टा उड़ लिया और अपने हुलिये को ठीक किया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जान गई थी कि मुझे ये नौकरी सिर्फ मेरी खूबसूरती के बल पर मिली है। इसलिए मैंने अपने गले को थोड़ा सा और नीचे सरका दिया और मालिक के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मालिक कैबिन से निकल गए। मैं भी पीछे पीछे जाने लगी। तभी रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुझे इशारा किया और अपने पास बुलाया और पास आकर मेरे कानों में कहने लगी, मैं तुम्हें एक राय दे रही हूँ, यह नौकरी मत करो। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि यहाँ बैठकर आराम से नौकरी कर रही है और मेरी नौकरी छुड़वाने चाहती है। मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा और मैं वहाँ से निकल गई। मालिक गाड़ी में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं गाड़ी में जाकर बैठी और उसके बाद हम उस जगह के लिए निकल पड़े जहाँ दूसरी फैक्ट्री का उद्घाटन होना था। कुछ देर बाद हम वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद मालिक ने सारा वहाँ काम देखा और उसके बाद कुछ मज़दूरों से बात की। काम देखने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि चलो पास ही मेरा एक फार्म हाउस है, वहाँ जाकर कुछ आराम कर लेते हैं, उसके बाद वापस अपने ऑफिस चलेंगे। मुझे भी क्या एतराज़ था। उसके बाद मैं मालिक के साथ उनके फार्म हाउस पर चली गई। वह मुझे एक कमरे में लेकर गए और वहाँ एक बेड पर बैठने के लिए कहा। मैं भी बेड के किनारे बैठ गई, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने करीब जाकर ले बिठा लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी इसी खूबसूरती की वजह से तुम्हें ही नौकरी मिली है। उसका हाथ लगते ही मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और मैंने अपनी नज़रें झुका ली। उसके बाद मालिक ने मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान ही रह गई। नौकरी के दूसरे दिन ही उन्होंने अपने दिल के जज्बात मेरे सामने रख दिए थे। कहने लगे, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें किसी को बतानी नहीं है, क्योंकि हमारी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लोग इस बात को नहीं मानेंगे। मैं तो जैसे मालिक की बातें सुनकर खुश हो गई, क्योंकि मैं तो पिछले 1 साल से इसी आग में जल रही थी। मुझे पता था कि शादी होने के बाद क्या होना है। उन्होंने मुझसे कुछ बातें की और कहा कि मैं तुम्हें एक अलग घर भी रहने को दूंगा, और मैं खुशी से झूम उठी। मैंने शादी के लिए हामी भर दी। उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग आज ही शादी करेंगे। मैं यही पंडित को बुला लेता हूँ। मैं नादान थी और मैं तैयार हो गई। उसके कुछ देर बाद ही पंडित आया और हम दोनों की शादी करा दी। उस वक्त ना तो मुझे अपनी माँ का ख्याल आया और ना ही अपने बाप का। मैं तो बस अपना भविष्य देख रही थी। पंडित के जाने के बाद मालिक ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ समय बिताना शुरू कर दिया। मालिक 55 साल के थे, लेकिन उनकी ताकत एक जवान लड़के से ऐसी थी। मैं कुछ ही देर में ढेर हो चुकी थी और उसके बाद से हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। मैंने अपनी नौकरी इसी तरह जारी रखी। मैं सुबह ऑफिस आती और शाम को फिर से अपने घर चली जाती। मालिक मुझे वैसे ही तनख्वाह दे रहे थे। वह मुझे रोज़ ही किसी न किसी बहाने फार्म हाउस पर ले जाते और फिर वहाँ पर अपनी इच्छाओं को पूरी करते। मैंने घर में महसूस तक नहीं होने दिया कि मैं शादी कर चुकी हूँ। मैं भी मालिक के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि वह मेरा पति था। इसलिए मुझे उसके साथ रहने और समय बिताने में कोई हिचक नहीं होती थी। यह रिश्ता बेशक एक ढका और छिपा हुआ रिश्ता था, लेकिन था तो पवित्र ना। और 1 ही महीने बाद मुझे पता चला
कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। घर पर तो मैं ये बात नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने सबसे पहले मालिक को यह बात बताई। मालिक यह सुनकर बहुत खुश हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसके बाद वह मुझे गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगे। काफ़ी दूर गाड़ी चलती रही, लेकिन डॉक्टर की दुकान तक नहीं आई। मालिक से पूछा कि मालिक, हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देरी के बाद गाड़ी रुकी तो मेरी जान ही निकल गई। सामने एक बहुत ही पुराना सा गांव था, जहाँ एक हवेली थी जिसके सामने गाड़ी रुकी थी। मालिक कहने लगे कि तुम्हें बच्चा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया हूँ। यह मेरी हवेली है और इसमें गांव का प्रधान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा होने वाला बच्चा मेरे अपने घर में, अपनी हवेली में हो। इसलिए अब तुम यहीं रहना होगा। तुम मेरा वारिस पैदा करने वाली हो, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत है। मैं मालिक की बातें सुनकर हैरान थी, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था और मालिक मुझे अचानक से यहाँ लेकर आ गए थे। उसके बाद जैसे हम तो उस हवेली के अंदर गए, वहाँ 3 बड़ी उम्र की औरतें अपने हाथ जोड़े खड़ी थी। कहने लगी, अगर आप आने वाले थे तो हमें खबर कर देते, हम सारी तैयारी कर लेते। मालिक ने मुझे इशारा करते हुए कहा कि इसमें से एक औरत मेरी माँ है और 2 मेरी पत्नियाँ हैं। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने उनसे इस बारे में कभी बात ही नहीं की थी कि उनकी शादी हुई है या नहीं। लेकिन एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मुझे तो इस बात से कुछ लेना देना ही नहीं था। पर न जाने क्यों आज उन औरतों को देखकर मुझे बुरा महसूस हो रहा था। उसके बाद मालिक ने उन तीनों औरतों से कहा कि यह मेरी पत्नी है और यह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुमने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया, इसलिए मैंने शादी कर ली है। तीनों औरतें मेरी तरफ हैरानी से देख रही थी। मालिक ने कहा कि आज से यह यहीं पर रहेगी। वह तीनों औरत मुझे बड़े गुस्से से देखने लगी और मालिक से कहने लगी, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया है। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि किसी नीची जाति की लड़की से शादी की जाए। उन तीनों औरतों को देखकर मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, मेरी हालत बिगड़ रही थी। औरतें कहने लगी, ना इस लड़की की जाति का पता है और न ही इसके घर बार का पता है, और तुम इसे शहर से यहाँ पर ले आए हो और तुम कह रहे हो कि यह इस घर का वारिस पैदा करेगी। तब मालिक कहने लगे कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता यह लड़की यहीं पर रहेगी। उसके बाद जब मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो वह बच्चा यहीं पर रहेगा और यह शहर में मेरे साथ रहेगी। और हाँ, इस बात का किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मेरी तीसरी शादी हो गई है, नहीं तो गांव वाले मुझे इस बार यहाँ का प्रधान नहीं चुनेंगे। इस बात का तुम तीनों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं इस लड़की को यहाँ पर 9 महीने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब उसका बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं इसे अपने साथ पास शहर ले जाऊँगा। बच्चा तो तीनों की गोद में ही आएगा, इस तरह से किसी को शक भी नहीं होगा और मेरा वारिस भी मुझे मिल जाएगा। मैं हैरानी से सबकी बातें सुन रही थी। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं मालिक के सामने कुछ कह पाती। लेकिन फिर भी मैंने धीरे से कहा, सर आप मुझे यहाँ लाए हैं और मेरे माँ बाप को यह बात पता तक नहीं है। जब मैं घर नहीं पहुँचूँगी तो मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी। तब मालिक कहने लगे, तुम घर की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर हर महीने तनख्वाह भिजवा दिया करूँगा और तुम्हें अभी के अभी एक लेटर भी लिखना होगा। तुम अपने माँ बाप को लिखना होगा कि मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रही हूँ, जहाँ मुझे 1 साल का टाइम लग जाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी मेरी चिंता ना करें। मैं तो मालिक के सामने अपनी ज़ुबान ही नहीं खोल पाई थी। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी, ना ही हवेली से भाग सकती थी और ना ही इस रिश्ते से भाग सकती थी। मालिक मुझे छोड़कर चले गए और मैंने उन्हें एक लेटर थमा दिया। मैं यहाँ हर दिन अपने आप को कोस रही थी कि मैंने ये नौकरी क्यों की, और साथ ही वह 3 औरतें भी मुझे दिन रात ताने मार रही थी। लेकिन वह 3 औरतें मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रही थी। महीने 2 महीने पर मालिक भी मिलने आ जाया करते थे। मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था और इस तरह धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। 9 महीने बाद मालिक आए और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन मुझे बच्चे की शक्ल तक ना दिखाई गई, और जब मुझे होश आया तो मैं शहर में थी और एक बड़े से फ्लैट में थी। कमरे में बेड पर कुछ कागजात रखे थे, जिसमें लिखा था कि यह फ्लैट मेरे नाम है, और साथ ही एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यह सब देखकर मेरा सर चकरा गया। मैंने आगे लेटर को पढ़ा। लिखा था, आप आपस की तुम्हें नौकरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी दूसरी फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगा, जहाँ तुम ज़िंदगी भर नौकरी करके अपने परिवार का पेट पाल सकती हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मुझे बच्चे की भी याद आ रही थी, क्योंकि 9 महीने मैंने उसे महसूस किया था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मुझे बेटा हुआ या बेटी, और ना ही मेरी औकात थी
और न ही मेरी हिम्मत थी कि मैं उस मालिक के पास जाकर अपने दिल का हाल सुना सकती। इसलिए मैं उस फ्लैट में बैठी ज़ोर ज़ोर से रोकर अपनी खुशियों का मातम मना रही थी। मुझ में ना तो घर जाने की हिम्मत थी और ना ही मेरा मन घर जाने का था, लेकिन अपनी हिम्मत को जुटाते हुए उठकर खड़ी हो गई और जो भी मेरी ज़िंदगी में 1 साल में बीता था, मैंने मन ही मन सोचा कि मैं इसे एक सपना समझकर भूल जाऊंगी और अपने मन में यह ठान कर मैं अपने घर की ओर निकल पड़ी। यह फ्लैट मेरे घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। जैसे तैसे मैं पूछताछ कर अपने घर पहुंची और माँ पापा मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मेरे से बड़ी बेचैनी से पूछने लगे कि तुम 1 साल तक कहाँ थी और ऐसा क्या काम था? तुम्हारी तनख्वाह भी हर महीने यहाँ हमें मिलती रही। अब मैं क्या जवाब देती? मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। मैंने उनके भ्रम को भ्रम ही रहने दिया और उन्हें बताया कि मैं नौकरी करके अच्छा पैसा जमा करके एक फ्लैट ले लिया है और तुम सब मिलकर उस फ्लैट में ही रहना। हमारा घर बहुत छोटा था, इसलिए माँ बाप भी फ्लैट के नाम सुनते ही खुश हो गए। उन्हें तो ये मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ कितना कुछ घट चुका है और ना ही मैं उनको ये सब बताकर परेशान करना चाहती थी। कुछ समय बीता और मेरे पिताजी भी चल बसे। इस दौरान मैंने मालिक की बताई हुई दूसरी फैक्ट्री में नौकरी भी शुरू कर दी थी। अब घर में मैं, माँ और मेरी बहन रहा करते थे। लेकिन फिर तभी अचानक एक और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मुझे पता चला कि मालिक की मौत हो चुकी है और मालिक की सभी फैक्ट्रियाँ अब उनकी पत्नियाँ चलाने लगी हैं। मैं तो घबरा गई थी। मैं उनकी पत्नी के सामने तक नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ यही फैक्ट्री में काम करती हूँ तो मुझे नौकरी से निकलवा देंगी। मेरी मुसीबतें कम नहीं थी। मुझे अपने बच्चे की भी बहुत याद आती थी। मैं उसके लिए तड़पती थी। जिस आदमी से मेरा रिश्ता था, अब वह भी इस दुनिया में नहीं था। मैं अपने बच्चे से कभी नहीं मिल सकती थी। मेरे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं था और अगर मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाती तो मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि मैं नाबालिग थी और मैंने नाबालिग रहते ही शादी की थी। इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। मैं बस छुप छुप कर किसी तरह से मैं नौकरी कर रही थी, लेकिन मैं एक बार अपने बच्चे से मिलना चाहती थी। तो आप ही बताएं, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है जिससे मैं अपने बच्चे से एक बार मिल सकूं? आपको मेरी आप बीती कहानी कैसी लगी? ज़रूर अपनी राय बताइएगा। मेरी अपनी नादानी ने, मेरे बचपने ने मुझे ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी कोई भी मंजिल नहीं है।